So hey everyone, welcome to another exciting video of geography answer writing. And in this video we're gonna directly jump on the PYQs of economic geography. So without wasting time, we should directly jump on the question of 2024. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? Why do large cities tend to attract more migrants than smaller cities? Discuss in the light of conditions in the developing countries. तो इसमें क्या दिया है? जो लार्ज सिटीज़ है वो क्यों माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉलर टाउन्स, और इसमें इसको डिस्कस करने के लिए बोला है इन द कंडीशन इन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया। तो अपन देखेंगे अब इसमें क्या है डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखिए, माइग्रेशन क्यों होता है। माइग्रेशन के लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं जिसमें कि जो कि है पुश एंड पुल फैक्टर्स। ओके, पुश एंड पुल फैक्टर्स। तो इनमें क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है यानी कि प्राइमेट सिटीज़ जैसे कि अपने यहाँ है दिल्ली, ढाका, दिल्ली सॉरी, dominate urban system drawing disproportionate migrants compared to large smaller towns ड्यू टू, ये क्यों होता है उसके कुछ फैक्टर्स रहते हैं जैसे कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होगी, फिर बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, सर्विसेज ज़्यादा होंगी। तो देखते हैं फिर वाई लार्ज सिटीज़ अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स। ओके, फर्स्ट इज एग्लोमरेशन इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या रहता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमी। इसमें क्या रहता है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज जो वहाँ पे सिचुएट रहती है वो एक दूसरे को रेवेन्यू जनरेशन या फिर अदर इसमें कंपेरेबली ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें क्या होता है कि जॉब्स का निर्माण होता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्सेंट्रेशन बिग सिटीज़ में हो जाता है और एक साइकिल क्रिएट हो जाता है ग्रोथ का। ओके, जैसे कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई। फिर है बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, मतलब हायर वेजेस एज कम्पेयर टू रूरल एरिया यहाँ पे रहता है। फिर यहाँ पे जो है तो वहाँ पे स्किल का, इनफॉर्मल इकोनॉमी में स्किल का ज़रूरत नहीं है जैसे कि गिग इकोनॉमी, जैसे कि जो अपने को पार्सल्स आते हैं अमेज़ॉन, इसमें जो इनफॉर्मल इकोनॉमीज़ है वो अनस्किल्ड लेबर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है जैसे कि धारावी इनफॉर्मल सेक्टर। उसके बाद आता है कनेक्टिविटी एंड ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि यहाँ पे एयरपोर्ट्स, हाईवेज, ट्रेड हब्स बिजनेस के लिए, और लेबर्स सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि शंघाई और मुंबई पोर्ट्स है। फिर है अर्बन बायस। अर्बन बायस में क्या होता है, स्टेट पॉलिसीज, एफडीआई, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फेवर्स लार्ज सिटीज जैसे कि जकार्ता, मनीला। सोशल नेटवर्क, चेन माइग्रेशन, एग्जिस्टिंग माइग्रेंट कम्युनिटीज इज रिलोकेशन, केरला माइग्रेंट्स इन गल्फ वाया कोची नेटवर्क। तो फिर वह और स्मॉल टाउन क्यों लैक करता है इसमें, तो ये क्यों होता है, वीक इंडस्ट्रियल बेस जो कि अंडर डेवलप्ड एरिया में रहता है, लैक ऑफ सर्विस सेक्टर जॉब्स, फिर पुअर कनेक्टिविटी रहता है, डिजिटल डिवाइड रहता है, मतलब कि जो लोग अभी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक इंटरनेट का यूज़ नहीं किया है वो इसको बोलते हैं, इस डिवाइड को बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। ओके, फिर है लिमिटेड अर्बन अम्यूनिटीज़, मतलब लो अर्बन पूल, लो इन्वेस्टमेंट, एब्सेंस ऑफ प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमेट सिटी इफेक्ट, डिसप्रपोर्शनेट साइज ऑफ मेजर सिस्टम। उसके बाद आते हैं अपन इम्प्लीकेशंस। क्या है इम्प्लीकेशंस, मतलब इम्पैक्ट। अब देखिए, हर चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट रहता है। अब माइग्रेशन के भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है जिसमें है इकोनॉमिक डायनामिज्म, इनोवेशन हब्स, रेमिटेंसेस टू रूरल एरिया। जो लोग भी यहाँ पे काम करेंगे वो क्या करेंगे, अपने होम को वहाँ पे रेमिटेंसेस भेजेंगे। फिर निगेटिव क्या है, अर्बन स्प्रॉल यानी कि ज़्यादातर मतलब एक्सपांशन, स्लम्स, प्रेशर ऑन हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट। फिर रीजनल इम्बैलेंसेस होता है, डीपॉपुलेशन ऑफ सम स्मॉलर टाउन्स हो रहा है। फिर सोशल एक्सक्लूजन होता है माइग्रेंट्स का, इनफॉर्मल सेटलमेंट। फिर इसमें वे फॉरवर्ड यानी कंक्लूजन क्या आएगा, स्ट्रेंथन द टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन में है अपने अमरूद। फिर उसके बाद है प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, मतलब हर एक रीजन को बैलेंस्ड वे में डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होता है, फिर भी वहाँ का जो रीजनल डेवलपमेंट है वो लैक करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। फिर इसमें है डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए, डिजिटल कनेक्टिविटी कीजिए, जॉब क्रिएशन कीजिए। फिर अर्बन प्लानिंग, सैटेलाइट टाउन्स, इंटीग्रेटेड रूरल अर्बन लिंकेज कीजिए। फिर इस क्वेश्चन में जो अपने को एक्स्ट्रा एज देगा वो अपने कीवर्ड्स क्या है,
तो प्राइमेट सिटी सबसे पहला, अ सिंगल सिटी डिस्प्रपोर्शनेटली डोमिनेटिंग नेशनल अर्बन हायरार्की। उसके बाद है क्यूमुलेटिव कॉजेशन। उसके बाद है एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ये क्या है एग्लोमरेशन? क्लस्टरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विस रिड्यूसेस कॉस्ट, अट्रैक्ट लेबर। फिर है अर्बन बायस, यानी कि पॉलिसी टिल्ट टूवर्ड्स द अर्बन इलाइट। फिर है सर्कुलर माइग्रेशन, यानी सीजनल टेम्पररी माइग्रेटरी साइकिल्स, जैसे कि कुछ काम रहा तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे फिर लैग आया कि फिर वापस से आ जाएंगे, ये रहता है। फिर वैल्यू एडिशन के लिए आप यहाँ पे मैप भी बना सकते हैं, जैसे कि अर्बन हायरार्की पिरामिड, जो कि एक पिरामिड रहता है ऐसा। इसमें अपन देखेंगे कि जैसे प्राइमेट सिटी फर्स्ट आता है, उसके बाद आता है टायर टू सिटीज़, उसके बाद आएगा स्मॉल टाउन्स, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। पुश एंड पुल मॉडल, तो मतलब यहाँ पे अगर आपन ने रूलर किया और यहाँ पे अर्बन किया, तो यहाँ से रूलर से यहाँ पे जाने के लिए क्या फैक्टर रहेंगे? पुल फैक्टर। ओके, और यहाँ से क्योंकि ये पुल कर रहा है। ओके, ये ऐसा डायग्राम भी आप बना सकते हैं। और अगर 150 मार्क्स के लिए मैंने यहाँ पे आंसर भी इंक्लूड कर दिया है, या आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं अपन। फ्रॉम बीइंग अ नेट फूड एक्सपोर्ट इंपोर्टर इन 1960, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड। मतलब प्रोवाइड रीज़न, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हालांकि पहले तो अपन बहुत ज़्यादा 1960 के दौरान नेट फूड का इंपोर्ट करते हैं थे, बट अभी की सिचुएशन में क्या है, इंडिया इज़ अ फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे जो रीज़न है उनको प्रोवाइड करना है। तो देखते हैं अपन। फिर क्वेश्चन में इंट्रो में क्या लिखेंगे अपन कि इंडिया ने 1960 में तो अक्यूट शॉर्टेज फूड का ये किया था, क्योंकि क्या हुआ था, हेवी डिपेंडेंस हो गया था किस पे? PL 480, जो वीट इंपोर्ट करते थे यूएस से, और लो प्रोडक्टिविटी की वजह से। बट अभी के सिचुएशन में इंडिया इज़ अमॉन्ग द टॉप 10 ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टिंग राइस, शुगर, स्पाइसेस, मरीन प्रोडक्ट। दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स, ये शिफ्ट कैसे रिफ्लेक्ट होगा? स्ट्रक्चरल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी का जो अपन ने एडॉप्टेशन किया, उसके बाद है ट्रेड लिबरलाइजेशन। अब रीजंस क्या है इस शिफ्ट के, वो देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन फ्रॉम 1965 टू 80 इज ग्रीन रिवोल्यूशन। मतलब यहाँ पे क्या किया अपन ने? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, मैकेनाइजेशन ऑफ रिवोल्यूशनाइज सीरियल प्रोडक्शन, जैसे कि वीट, राइस। ये कहाँ पे हुआ? पंजाब और हरियाणा। और उसके बाद आते हैं अपन पॉलिसी रिफॉर्म, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, पीडीएस, बफर स्टॉकिंग बाय एफसी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंश्योर्ड फार्मर्स कॉन्फिडेंस, एपीएमसी एक्ट, जैसे कि मंडी। फिर ये क्या कहाँ किसके अंडर आया? फूड सिक्योरिटी एक्ट के। फिर डाइवर्सिफिकेशन एंड सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन, इसमें क्या हुआ? हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिशरी, फोकस ऑन नॉन सीरियल एक्सपोर्ट्स। इंडिया उससे क्या हुआ? लार्जेस्ट मिल्क का प्रोड्यूसर हुआ। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन, उसमें क्या किया अपन ने? जो इरिगेशन के लिए प्रॉब्लम आ रहा था, उसमें कैनाल नेटवर्क को बिल्डअप किया, ट्यूबवेल्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया। फिर कोल्ड चेन स्टोरेज के लिए यूज़ किया पंजाब और वेस्टर्न यूपी में। उसके बाद क्या है? एग्रोटेक एडाप्टेशन, मतलब प्रिसीजन फार्मिंग, बायोटेक सीड्स, ड्रिप इरिगेशन, एग्री स्टार्टअप, डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, जैसे कि पीएम किसान, PMFBY, ई नाम, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्री ट्रेड फैसिलिटेशन। उसके बाद है लिबरलाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप। इसमें है क्या? ओपनिंग एक्सपोर्ट मार्केट, अलाइनिंग SPT, SPS एंड TBT, मतलब बासमती राइस का एक्सपोर्ट टू मिडल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन। उसके बाद है क्लाइमेट एंड लैंड एंडोमेंट, डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, मल्टीपल क्रॉपिंग, ICARs 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, राइजिंग प्रोडक्टिविटी एंड सरप्लस। उसके बाद इंडियन सेल्फ सफिशिएंट हो गया किसमें? सीरियल्स सिंस 1970, बफर स्टॉक। फिर FAO डाटा, राइस, व्हीट टॉप्स रैंक्स। तो उसके बाद है ग्लोबल डिमांड शिफ्ट। तो ये है एशियन अफ्रीकन डिमांड फॉर राइस पल्सेस, इंडिया शेयर वर्ल्ड राइस एक्सपोर्ट ग्रेटर दैन 40%।
तो उसके बाद आते हैं इसके भी इम्प्लीकेशन से। हालांकि जो भी चीज़ होती है उसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्प्लीकेशन सेम यानी कि इम्पैक्ट रहते हैं। तो पॉजिटिव क्या हो गया, फूड सिक्योरिटी, फॉरेक्स अर्निंग, रूरल एम्प्लॉयमेंट, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। उसके बाद निगेटिव है ओवर डिपेंडेंस ऑन सीरियस, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, फर्टिलाइजर ओवरी। ये क्यों हो रहा है कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो है उसका ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो फिर जैसे कि राइस, इसमें ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज रहता है। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है इन स्टेट्स वो निकाल निकाल के वहाँ पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। फिर वे फॉरवर्ड क्या आएगा, diversify the export, ensure sustainability, invest in research and development, logistic, value addition. Sorry for the background noises because we have a little child in our home. That's why it might be disturbing for you. But please stay cooperated. And now the keywords. इस question में keywords क्या है? Green revolution जैसे कि high yielding seeds, package of practices. उसके बाद है operational food, dairy re-evolution, agroclimatic zonation जैसे कि ICAR classification, enabling crop diversity. फिर इसमें क्या कर सकते हैं अपन, डायग्राम क्या दिखा सकते हैं कि जो पंजाब, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल का जो एरिया है और केरला का जो स्पाइसेस के लिए है उसका आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम निकाल सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे डायग्राम इंक्लूड नहीं कर सकती है किया है, बट आप देख लीजिएगा। अभी इस पेन से मुझे ड्रॉ करना इट्स इंडिया का मैप थोड़ा हार्ड है, बट आई ट्राई and I'll try to show you that how it's gonna work. Okay, sorry for if the map is not that much good, it's for is just for the teaching purpose. And यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे पंजाब का रीजन, यहाँ पे देख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश का रीजन। ओके, यहाँ पे जो देख सकते हैं अपन केरला का बेल्ट, केरला। ओके, सो इस तरह से आप एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं दिखाने के लिए आपके पॉइंट। उसके बाद आ जाते हैं, ओके, अब मैंने एक क्रिस्प आंसर भी यहाँ पे आपको दे दिया है, यू कैन सी दिस। एंड उसके बाद अपन थर्ड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है अपने को कि इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों फेल हुआ कंपेयर विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इंडिया का डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों फेल हो गया। तो इसमें देखते हैं अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इंट्रोडक्शन है उसमें देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज ग्रोथ इन जीडीपी एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ओके, ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वाइल ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, यूएनडीपी का कंसेप्ट कि इट फोकसेस ऑन कैपेबिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ओके, ये आगे आएगा ही। डिस्पाइट 6% इंक्रीज इन एनुअल जीडीपी फ्रॉम 2000 to 2020, human development rose modestly between 0.434 in 1990 to 0.644 in 2000, indicating that economic growth hasn't translated proportionately to the well-being. तो रीजंस क्या है इस मिसमैच के। ओके, तो अब रीजंस, उसका एक्सप्लेनेशन एंड फिर उसके जो एग्जांपल है वो अपन देखें। फिर अनइक्वल ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरिया, अर्बन इलाइट्स। हालांकि जो रूरल, ट्राइबल और इनफॉर्मल सेक्टर से वो लैक करते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है गिनीज कोएफिशिएंट। उसके बाद है जॉबलेस ग्रोथ, वो के क्या है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जैसे आईटी, मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेट एंड लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन सेक्टर में। उसके बाद है लो सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ है और एजुकेशन इज लो वर्सेस ओईसीडी नॉर्म्स। जैसे कि एग्जांपल क्या आएगा, नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स जो कि एजुकेटेड है वो बेटर कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जैसे और बीमारू स्टेट लैक कर रहे हैं जैसे बिहार, राजस्थान, यूपी, जैसे कि केरला वर्सेस बिहार, एचडीआई गैप। उसके बाद है इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी का डोमिनेंस जैसा। तो वर्कफोर्स इनफॉर्मल में है ज़्यादा से ज़्यादा, लैक सोशल सिक्योरिटी, लो वेजेस, एनएसएसओ का डाटा है ये। माल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ गैप, इसमें क्या आएगा, 35 स्टंटेड चिल्ड्रन, पुअर सैनिटेशन। उसके बाद एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट मिसमैच,
इसमें क्या है, क्वालिटी इश्यूज इन प्राइमरी टेक्निकल एजुकेशन, स्किल का गैप है, एसर का रिपोर्ट है ये। फिर जेंडर इनइक्वालिटी, पॉलिसी प्रायोरिटी फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एफडीआई ओवर इंक्लूसिव सर्विसेज, फिर गवर्नेंस डेफिसिट, लीकेज इन वेलफेयर स्कीम्स एंड पुअर लास्ट मील डिलीवरी। तो फिर इसका क्या है पॉजिटिव, इसमें इम्प्लीकेशन तीन तरीके से दिया है, जैसे कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो परसिस्टेंट पावर्टी पॉकेट्स, राइजिंग इनइक्वालिटी एंड अर्बन स्लम्स। ओके, इकोनॉमिक क्या है इसमें, डेमोग्राफिक डिविडेंड, अंडर यूटिलाइज्ड लो ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी। उसके बाद है सोशल अनरेस्ट, माइग्रेशन प्रेशर एंड पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। इसमें क्या कंक्लूजन आएगा, फिर वे फॉरवर्ड, रेज पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेंडिंग। ओके, इसमें अपने को पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेंडिंग के लिए ज़्यादा रेजिंग करना होगा। स्ट्रेंथन द सोशल सिक्योरिटी नेट्स, जैसे कि ई श्रम, मनरेगा एक्सपांशन, फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल, अमाते सेंस कैपेबिलिटी अप्रोच, जेंडर इक्वेलिटी प्रोग्राम, स्किलिंग इनिशिएटिव्स, फिर है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, डीबीटी लेड वेलफेयर रिफॉर्म्स, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें क्या आएगा, कीवर्ड्स क्या है फिर इस क्वेश्चन में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी का इंडेक्स है, ये कहाँ कहाँ पे फोकस करता है, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर जॉबलेस ग्रोथ जो हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ विदाउट कमेंसुरेट एम्प्लॉयमेंट, मतलब उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है जितना जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है। फिर कैपेबिलिटी अप्रोच, एक्सपांडिंग पीपल्स फ्रीडम एंड चॉइसेस इज ट्रू डेवलपमेंट। फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है, लिमिटेड इन इंडिया, ग्रोथ नॉट इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, स्किल एंड हेल्थ इन्वेस्टमेंट बूस्ट द प्रोडक्टिविटी। तो इसका भी मैंने क्रिस्प आंसर यहाँ पे दे दिया है, आप हालांकि देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि डेक्कन ट्रैप रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप पूछा है। तो इसमें क्या है, पहले इंट्रो में क्या आएगा, जैसे कि द डेक्कन ट्रैप इज अ क्रिटेशियस यूसिन वोल्केनिक बेसाल्ट प्लेटो। ओके, ये अपने को फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाएगा, तब मैं आपको बता दूंगी कि ये क्या है, सॉरी जियोलॉजी में। तो ये जो पीरियड है अर्थ का ओरिजिन का, तो उसमें जो है वो डेक्कन ट्रैप एक वोल्केनिक इससे फॉर्म हुआ है। कवरिंग किस किस को कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना एंड कर्नाटका। इट इज़ अ थिक हॉरिजॉन्टल लावा लेयर, ये थिक हॉरिजॉन्टल मतलब जो डेक्कन ट्रैप है ऐसा मध्य प्रदेश, एमपी, गुजरात, तेलंगाना को कवर करने वाला। ओके, तो इसमें क्या है, ये लावा का थिक लेयर है यहाँ पे। तो जो विदर होके क्या बनाता है, फर्टाइल सॉइल रिच करता है, किस लिए, एग्रीकल्चरल एंड मिनरल रिसोर्सेज के लिए। ओके, उसके बाद है रिसोर्स पोटेंशियल, मतलब इसमें क्या दिया है, जो रिसोर्स पोटेंशियल है वो क्या है कि, हाँ आ जाते हैं अभी। सॉइल रिसोर्स का टाइप, सॉइल रिसोर्स का टाइप अपन इसमें कैसा डिवाइडेशन करेंगे कि रिसोर्स का टाइप, उसके की फीचर्स, और फिर है रहेंगे एग्जाम्पल एंड स्टेट्स। ओके, तो सॉइल फर्स्ट ऑफ ऑल, विदर्ड बेसाल्ट, रेगर, ब्लैक कॉटन सॉइल, क्ले, मॉइस्चर रिटेंशन एंड रिच इन मिनरल्स। और इसका विदरिंग ओके, ये कहाँ कहाँ है सॉइल, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आइडियल फॉर कॉटन, शुगर केन एंड सोयाबीन। उसके बाद रिसोर्स टाइप क्या है, मिनरल्स। ओके, मिनरल्स में क्या है, ट्रैक रॉक पोस्ट, मैंगनीज, बॉक्साइट, आयरन ओर, कॉपर, क्रोमाइट एंड लाइमस्टोन, जो कि मिलता है कहाँ पे, बालाघाट, कलहंडी और नागपुर के रीजन में, जहाँ के आयरन ओर है। फिर बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या मिलता है, बसाल्ट यूज्ड फॉर रोड मेटल्स, रेलवेज, बैलास्ट, बिल्डिंग स्टोन, लेटराइट फॉर ब्रिक्स, जो लेटराइट सॉइल रहता है ब्रिक्स के लिए यूज़ होता है, वो एंटायर डेक्कन ट्रैप में मिलता है। फिर ग्राउंड वाटर एंड इरीगेशन, फ्रैक्चर्ड बसाल्ट फ्रॉम एक्विफायर्स, वेल्स, कॉमन। ओके, ये गोदावरी और कृष्णा बेसिन में मिलता है। उसके बाद है एग्रीकल्चर, कॉटन, पल्सेस, ऑयल सीड, डोमिनेट वाइन यार्ड्स एंड हॉर्टिकल्चर, कहाँ पे मिलेगा ये, नासिक और नागपुर के रीजन में। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, डेसिडियस फॉरेस्ट, टीक, बाम्बू, वेस्टर्न घाट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, सातपुरा एंड वेस्टर्न घाट में मिलेगा। फिर इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, रॉ मटेरियल बेस फॉर टेक्सटाइल, एल्यूमिनियम, सीमेंट एंड आयरन इंडस्ट्री, जो कि भिलाई, नागपुर और रायपुर बेल्ट में मिलेगा। फिर इसके चैलेंजेस क्या रहेंगे कि डेक्कन ट्रैप तो रिसोर्स में ज़्यादा है, बट कुछ चैलेंजेस भी तो आएंगे। तो इसमें पुअर ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन सम ट्रैप्स एरिया,
इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन, दैट इज लेटराइजेशन। क्यों वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इसलिए वहाँ की सॉइल लीचिंग होके लेटराइजेशन हो रहा है। फिर माइनिंग इकोलॉजिकल डैमेज कर रहा है, जो वहाँ पे जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस है इन्वायरमेंट का, वो सारा इम्बैलेंस कर रहा है, डैमेज कर रहा है। अनइवन रेनफॉल, ड्राउट प्रोन एरियाज, प्लेटू। ओके, तो यहाँ पे कैसा है, वेस्टर्न घाट है, तो ये लीवर्ड और विंडवर्ड साइड्स जो है, तो यहाँ से कैसा होगा, वहाँ यहीं पे बारिश कर देगा, जो कंटेन कर रहा होगा मॉइस्चर एयर में। और ये जो साइड रहेगा जैसे कि कर्नाटका, वहाँ पे कम बारिश देगा एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश रहेगा, यहाँ पे कम बारिश रहेगा। फिर इसमें डायग्राम क्या लग सकते हैं अपन, जैसे कि मैंने आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करके दिखाया था, तो यहाँ पे नागपुर में यमन, बालाघाट में यमन, कालाहांडी में बॉक्साइट और नासिक में ग्रेप्स, इंक्लूडिंग प्लेट्यू एजेस जैसे सातपुरा एंड वेस्टर्न घाट, ये सब आप दिखा सकते हैं। इसमें भी मैंने एक शॉर्ट आंसर 150 पेज 150 वर्ड से दिया है आपको, आप यू कैन चेक आउट ऑन दिस। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विंड एनर्जी पोटेंशियल फैक्टर्स लिमिटिंग स्पेशियल स्प्रेड ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। ओके, इसमें क्या पूछा है, विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल फैक्टर्स है वो लिमिट कर रहा है किसे, स्पेशल स्प्रेड ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। ओके, sorry for the delay, but we will continue this. Wind energy potential factors limiting spatial spread of wind energy in India। तो इसमें क्या आएगा, इंडिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल क्या है, इसका वास्ट कोस्ट लाइन। ओके, तो 7500 किलोमीटर का जो थार डेजर्ट का है वो वास्ट कोस्ट लाइन। तो अकॉर्डिंग टू यमनारी 2021, India's onshore wind potential is 695 gigawatt at 120-meter hub height, installed capacity 43 gigawatt। तो ये स्पेशियल स्प्रेड इज कॉन्सेंट्रेटेड इन थ्रू सदर्न स्टेट एंड वेस्टर्न स्टेट। अभी विंड पोटेंशियल इन विंड एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया देखते हैं अपन कहाँ कहाँ है। तो फर्स्ट सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट में क्या आएगा, गुजरात और महाराष्ट्र। ओके, ये जो गुजरात का एरिया है और ये महाराष्ट्र का, तो इतना एरिया में ज़्यादा पोटेंशियल है। क्यों, क्योंकि गुजरात का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, प्लेन टेरेंस है और स्ट्रॉन्ग सी ब्रीजेस यहाँ से आते हैं। सी ब्रीज मतलब क्या है, सी से लैंड की तरफ का जो फ्लो रहता है इसका एयर का, उसको बोलते हैं सी ब्रीजेस। ओके, तो उसके बाद क्या है, सदर्न पेनिनसुला में क्या आएगा, तमिलनाडु, ये रहा कर्नाटक, फिर ये रहा केरला, ये रहा तमिलनाडु और ये रहा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्या है, घाट्स में जो गैप्स है फनेल शेप्ड विंड एंट्री कर सकता है यहाँ पे। फिर वेस्टर्न राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर, डेजर्ट टोपोग्राफी है, हाई विंड पोटेंशियल विंड वेलोसिटी है यहाँ पे। फिर ऑफशोर पोटेंशियल गुजरात और तमिलनाडु के कोस्ट में हुआ है, पायलट ऑफशोर विंड फार्म्स है यहाँ पे। ओके, अदर रीजन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड गंगेटिक प्लेन, लो डेंसिटी एंड स्पोरेडिक पोटेंशियल है यहाँ पे। तो इसका लिमिटिंग फैक्टर्स क्या है, जियो फिजिकल फैक्टर्स क्या है, विंड वेलोसिटी ग्रेटर दैन 6 मीटर पर सेकेंड इज इसेंशियल है। ओके, और ये कहाँ पे मिलता है, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है सिर्फ 8 स्टेट्स में हमारे लिए यहाँ पे, हिमालयन फुटहिल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और प्लेन लैक स्टेडी विंड्स, साइक्लोनिक वल्नरेबिलिटी इन कोस्टल जोन्स, ये भी एक रीज़न है उसका। फिर टेक्नोलॉजिकल, हाई हब हाइट टर्बाइंस नीडेड, ऑफशोर विंड टेक कॉस्टली, इंडिया स्टिल इन पायलट स्टेज। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक क्या है, हाई इनिशियल कैपेसिटी, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन, फिर ग्रिड कनेक्टिविटी पुअर है इन रिमोट विंडी एरियाज, राजस्थान डेजर्ट और कोस्टल बेल्ट्स में। फिर पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट, स्टेट लेवल इंसेंटिव्स अनइवन है यहाँ पे, और रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन इनकन्सिस्टेंटली एनफोर्स है। फिर सोशल एंड इन्वायरमेंटल, लैंड कॉन्फ्लिक्ट, वाइल्ड लाइफ कंसर्न्स, फिर नॉइज इशू, जैसे कि अपन राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो बर्ड्स है माइग्रेंट बर्ड्स, तो उनका डेथ हो जाता है विंड के वो प्लेट्स इसमें आके, तो इसलिए फिर वो भी ध्यान में लेना पड़ता है। इसमें डायग्राम आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है, समझो ये एरिया राजस्थान का और ये गुजरात का, आप लोग ऐसा मैप में दिखा सकते हैं। फिर इसमें क्या होगा, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड,
हाइब्रिड सोलर विंड फार्म्स टू मैक्सिमाइज लैंड यूज। ओके, फिर ऑफशोर टेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रिड स्ट्रेंथनिंग कीजिए। फिर डिसेंट्रलाइजेशन विंड, स्मॉल विंड सिस्टम फॉर रूरल एरिया, इंसेंटिवाइज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड स्टोरेज सिस्टम, ये सब हो सकता है। फिर कंक्लूजन में आते हैं, तो इंडिया ज्योग्राफी फेवर्स विंड एनर्जी इन वेस्टर्न, सदर्न एंड डेजर्ट स्टेट, yet its uneven spatial spread reflect constraint in wind velocity, technology and policy. तो एड्रेसिंग दिस बैरियर्स थ्रू ऑफशोर डेवलपमेंट, मतलब पानी में अगर डेवलपमेंट कर सकते हैं अपन ग्रिड का, तो वो हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क्स एंड ट्रांसमिशन अपग्रेड्स। ओके, ये हो गया। और इसका भी मैंने एक क्रिस्प आंसर आपको दे दिया है, यू कैन चेक आउट दिस। उसके बाद है